हाँ तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों हमने वेपर प्रेशर किया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है बच्चों, अब उस वाले पार्ट को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कंटिन्यू करेंगे। आज हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, ये लास्ट पार्ट है हमारा वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का मतलब क्या हो गया बच्चों? सल्यूट हमारा क्या होगा यहां पर? गैस, और सॉल्वेंट हमारा क्या होगा बच्चों यहां पर? लिक्विड। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों क्या है हमारे पास? एक गैस है A प्लस एक लिक्विड है B। ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है बच्चों? सल्यूट है। ठीक है, अब गैस इन्वॉल्व है तो पिस्टन लगा देते हैं। अब गैस पूरी की पूरी तो कभी भी सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होती है बच्चों, गैस ओवर द सॉल्यूशन भी होती है जो उस सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होती है। ये क्या है बच्चों? हमारी गैस A। और ये जो हमारी गैस होती है ये क्या करती है बच्चों? प्रेशर जनरेट करती है वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर। ठीक है, आई होप ये बेसिक चीजें, ये हमने सॉल्युबिलिटी के अंदर हेनरीज लॉ के अंदर भी देखा था। चलो एक बार आते हैं हेनरीज लॉ के अंदर जो हमने देखा था। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ कहता है बच्चों कि जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, वो किसके बराबर होता है बच्चों? KH इंटू में, दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का सॉल्यूशन के अंदर। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो गैस का मोल फ्रैक्शन होता है उसके बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, यानी कि जो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस पार्ट के अंदर, इसके नीचे नीचे जितनी भी हमारे गैस के पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे, इसका मोल फ्रैक्शन लेना है बच्चों। यहां पर मैं गैस जो ऊपर हमारे ओवर द सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर द सॉल्यूशन, जो ओवर द सॉल्यूशन गैस मौजूद होती है उसको हम कंसीडर नहीं करते इस मोल फ्रैक्शन के अंदर। हम किसके अंदर किसको कंसीडर करते हैं? जो सिर्फ सॉल्यूशन का हिस्सा होती है। ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है जो ऊपर है हमारे पास, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमारा क्या है बच्चों? हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, जो हम पिछले वेपर प्रेशर की कहानियों के अंदर भी पढ़ते आ रहे हैं। राउल्ट्स लॉ कहता है बच्चों, जो प्रेशर होता है किसी भी चीज़ का, प्रेशर होता है, अगर मैं गैस के लिए ही बात करूं तो जो प्रेशर होगा गैस का इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, वो किसके बराबर होगा? P0 गैस, यानी कि प्योर गैस का जो प्रेशर होता, अगर ये जो पार्टिकल्स है सिर्फ गैस के अंदर ही मौजूद होते तो यानी कि प्योर गैस का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ये भी क्या कहती है बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ये हमारा राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ में अगर किसी को कोई भी डाउट है बच्चों तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, सॉलिड इन लिक्विड वाली, लिक्विड इन लिक्विड वाली, उससे आपका राउल्ट्स लॉ एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। हेनरीज लॉ भी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर्ड है, तो आप सारी चीज़ें देखिए। फिर उसके बाद अगर डाउट हो तो भी आप चैट बॉक्स पर पोस्ट कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब पार्शियल प्रेशर और प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कुछ नहीं होता, आपको पहले भी बताया हुआ है। किसी भी पर्टिकुलर गैस, अगर बहुत सारी मल्टीपल गैसेस मौजूद है तो एक पर्टिकुलर गैस का कितना प्रेशर होगा उसको हम पार्शियल प्रेशर बोल देते हैं, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर गैस। यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर ही अगर देखा जाए तो एक ही गैस के बारे में बात करें, अगर मल्टीपल गैस मौजूद होगी तो आप देखोगे बच्चों, जो हेनरीज लॉ है और जो हमारा राउल्ट्स लॉ है, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों? सेम ही तो है। ये सॉल्युबिलिटी के लिए पढ़ते हैं हम, इसको वेपर प्रेशर के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जो लॉ बता रहे हैं वो दोनों क्या है? सेम ही है। अगर मैं वेपर प्रेशर के लिए हेनरीज लॉ को अप्लाई करके देखूं तो क्या वो मेरा गलत दे देगा आंसर? वही देगा, क्योंकि वो भी तो प्रेशर के बारे में ही बात कर रहा है बच्चों। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये चीज लिख सकते हैं बिना दिक्कत के कि जो हमारा राउल्ट लॉ है वो वेपर प्रेशर के केस के लिए हेनरीज लॉ का ही स्पेशल केस है। राउल्ट लॉ is a
स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का ही स्पेशल केस है राउल्ट लॉ। ठीक है बच्चों, ओनली डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बच्चों दोनों के लिए, वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस नाम बदल देंगे। अगर लॉ को हम बराबर कर ही रहे हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की क्या ही औकात है, वो सेम ही वैल्यू देता है। ओनली डिफरेंस इज दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट इज KH एंड P नॉट। तो सिर्फ यही एक डिफरेंस होता है। बाकी जो हमारा राउल्ट लॉ है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हम सॉल्युबिलिटी में पढ़ चुके हैं, राउल्ट्स लॉ भी हम वेपर प्रेशर की प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा जो वेपर प्रेशर वाला पार्ट है वो खत्म होता है। अब हम आगे मूव करते हैं। वेपर प्रेशर हमने देख लिया बच्चों, गैस इन लिक्विड के लिए, सॉलिड इन लिक्विड के लिए और लिक्विड इन लिक्विड के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी हमारी है बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये कहानी देखो, कहानी कभी भी सुनी जाती है तो सबसे पहले हमें उसके पात्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी कास्ट, उसकी जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सिमिलरली हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है या फिर पूरी केमिस्ट्री क्यों, पूरी पढ़ाई के अंदर जब भी आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये देख लो कि वो उन किन कंडीशंस के बारे में वो आपको जानकारी प्रोवाइड करा रही है। ठीक है बच्चों, यानी कि आइडियल एंड नॉन आइडियल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं किन कंडीशंस के लिए बात कर रहा हूं बच्चों, जैसे कि ये मैं स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बात कर रहा हूं। सोल्यूट हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे लिक्विड होना चाहिए, और सॉल्वेंट हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे लिक्विड होना चाहिए। जो राउल्ट्स लॉ हमने लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के लिए पढ़ा था, सिर्फ उसी के लिए हम आइडियल नॉन आइडियल की कहानी पढ़ेंगे। इसमें सॉलिड इन लिक्विड या गैस इन लिक्विड का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। सोल्यूट हमारा क्या होना चाहिए और सॉल्वेंट हमारा क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, लिक्विड होने चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमारे पास ये लिक्विड है, लिक्विड सोल्यूशन, जैसे कि अल्कोहल के अंदर पानी मिला दिया, HNO3 के अंदर पानी मिला दिया, तो इस टाइप के हमारे लिक्विड सोल्यूशंस के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये क्या है हमारा, लिक्विड A प्लस लिक्विड B, दो टाइप के मैंने लिक्विड लिए, उन दोनों को मिलाया, और अब देखते हैं कि किस टाइप के सोल्यूशन आइडियल कैटेगरी के अंदर आते हैं और किस टाइप के सोल्यूशन नॉन आइडियल कैटेगरी में आते हैं। आइडियल मतलब क्या हो गया बच्चों, सच्चा, एकदम बिल्कुल पवित्र, और नॉन आइडियल क्या हो गया, गंदा आदमी, बिल्कुल ही घटिया, जो किसी की बात नहीं सुनता। तो जो किसी की बात नहीं सुनता, जो बड़ों की बात नहीं सुनता, रिस्पेक्ट नहीं करता, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं बच्चों, नॉन आइडियल कैटेगरी के अंदर आते हैं। और आइडियल कैटेगरी के अंदर तो आजकल शायद कम ही लोग आते हैं जो सबकी बात सुने, टीचर्स की बात सुने, पेरेंट्स की बात सुने और सारी बातें माने। तो राउल्ट्स लॉ एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अगर राउल्ट्स लॉ साइंटिस्ट थे तो उन्हें साइंस की जानकारी थी, उन्हें साइंस की जानकारी के हिसाब से अगर एक नियम बनाया तो उस नियम को सारे सोल्यूशन को पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर साइंटिस्ट की अच्छी जानकारी रखते हैं तो सारे सोल्यूशन को उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ सोल्यूशन नकार देते हैं, हम नहीं मानते राउल्ट्स लॉ को, राउल्ट्स लॉ से निकले हुए वेपर प्रेशर हमारे लिए वैल्यू सही नहीं देते, हमारे लिए सेटिस्फैक्शन नहीं क्रिएट देते बिल्कुल भी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन सोल्यूशन को हम किस कैटेगरी में रख देते हैं बच्चों, नॉन आइडियल कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। यानी कि इस सोल्यूशन का अगर मैं वेपर प्रेशर निकालता हूं और अगर वो राउल्ट्स लॉ के निकाले हुए वेपर प्रेशर से अलग आता है, जो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला था उससे अलग आता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे बच्चों, नॉन आइडियल की कैटेगरी में आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये वो सोल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर दोबारा उसे प्रीवियस वीडियो से पढ़ सकते हैं। डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन मतलब लिक्विड ए और लिक्विड बी को किसी भी कंसंट्रेशन में ऐड कर लो,
लेकिन राउल्ट्स लॉ को ये फॉलो नहीं करते एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए। और ये क्या है, हमारे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर दी, किसी भी कंसंट्रेशन में लिक्विड ए और लिक्विड बी को ऐड करो, ये राउल्ट लॉ को फॉलो करते हुए दिखाई दे जाएंगे ओवर दी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगर राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं अगर 10 ml लिक्विड ए लेता हूं और 10 ml लिक्विड बी लेता हूं तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे बच्चों, 10 ml यानी कि 20 ml का सोल्यूशन देना चाहिए था। अगर ये 20 ml का ही सोल्यूशन देते हैं तो यानी कि ये क्या है बच्चों, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो डेल्टा वी मिक्स क्या होता है बच्चों, यहां पर 0 पाया जाता है। डेल्टा वी मिक्स क्या पाया जाता है, 0, यानी कि दोनों लिक्विड को ऐड करने के बाद जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 के बराबर है, यानी कि कोई भी चेंज इन वॉल्यूम नहीं आया। 20 ही एक्सपेक्टेड था और 20 ही हमारा निकल कर आया, तो हमारा डेल्टा वी मिक्स क्या हो गया, यहां पर 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर अगर मैंने 10 ml ए को ऐड किया, 10 ml बी को ऐड किया और इन दोनों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन हमारे पास निकल के आया बच्चों वो 19 ml का या 21 ml का या 22 ml का ऐसा कुछ वैल्यू हमारे पास निकल के आती है बच्चों। तो यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम है कुछ ना कुछ ऑब्जर्व हुआ, एक्सपेक्टेड था 20, निकल के कितना आया 21, 22 या 19। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो डेल्टा वी मिक्स होता है बच्चों वो क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंट चेंज ऑब्जर्व होता है इस स्थिति के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे जो डेल्टा एच मिक्स होता है हमारा, डेल्टा एच मिक्स यानी कि मैं लिक्विड ए और लिक्विड बी को ऐड कर रहा हूँ और अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद ना तो एनर्जी रिलीज हो रही ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा डेल्टा एच मिक्स यानी कि एंथैल्पी चेंज क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एंथैल्पी चेंज 0 के बराबर होगा, ना एनर्जी रिलीज हो रही ना एनर्जी गेन हो रही। अब यहाँ पर जो डेल्टा एच मिक्स होता है बच्चों वो 0 के बराबर नहीं होता, या तो एनर्जी गेन होती है या तो एनर्जी रिलीज होती है। ये दोनों कंडीशंस हमें देखने को मिलती है नॉन आइडियल के केस में। ठीक है बच्चों, अगर राउल्ट लॉ ओबे हो रहा है, राउल्ट लॉ ओबे होने का मतलब क्या है, जो एक्सपेक्टेड प्रेशर है वही हमारा एक्सपेरिमेंट से भी निकल के आए, तो यानी कि राउल्ट लॉ ओबे हो रहा है। तो इसके लिए जो मेजर कंडीशन होती है ना बच्चों, जो मेन पॉइंट होता है वो अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, अगर मैंने ए लिया और बी लिया, क्या लिया मैंने बच्चों, ए लिया और बी लिया, अगर ए और बी के बीच में जो इंटरैक्शंस हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी ए के बीच में इंटरैक्शन होती, यानी कि लिक्विड ए और लिक्विड ए के बीच में इंटरैक्शन होती और लिक्विड बी और लिक्विड बी के बीच में जो इंटरैक्शन होती बिल्कुल वैसी ही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा क्या होगा, राउल्ट लॉ ओबे होगा। यानी कि ए बी की इंटरैक्शन बिल्कुल वैसी ही है जैसी ए की है और बी की है, तो उस केस में हमारा राउल्ट लॉ ओबे होगा। इंटरमोलिक्यूलर attractive forces between AB is same as that of AA and BB। ध्यान रखिएगा बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आप इन दोनों पॉइंट्स को भी समझ सकते हो। अगर आपकी ए बी की इंटरैक्शन इन दोनों की इंटरैक्शन के बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम के अंदर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा और कोई भी आपको एक्सेसिव मतलब ज़्यादा अट्रैक्शंस या ज़्यादा रिपल्शंस ऐसी कुछ भी नहीं होंगी, तो आपका डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब इनका जो लिंक है वो हम आगे और अच्छे से डिटेल के अंदर समझेंगे। आप अभी इसी को बहुत अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पोस्ट कर सकते हो। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बच्चों ए की और ए बी की, वो किसके बराबर होती हैं, ए बी के बराबर होती है, सेम होती हैं, बिल्कुल वैसी ही होती हैं। वेयर एज यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस between AB is not same
नॉट सेम एज दैट ऑफ AA एंड BB। AA और BB जैसी इंटरैक्शंस नहीं होती AB के बीच में। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। हेक्सेन के साथ इंटरैक्शन कैसी होगी बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हो हेक्सेन के हेक्सेन दोनों ही क्या है, हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो घटिया टाइप की इंटरैक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। सबसे कौन सी होती हैं? वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। ना तो इसके अंदर कोई चार्जेस बन रहे, ना तो इसके तो आयनिक अट्रैक्शंस भी नहीं हो सकती, ना बच्चों इसके अंदर कोई भी डाइपोल्स क्रिएट हो रहे, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं है, एकदम सीधा सीधा चला आ रहा है। तो यहाँ पे डाइपोल्स भी नहीं बनते, ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस टाइप की इंटरैक्शन है यहाँ पे, वैन डर वाल की। और हेप्टेन को भी अगर मैं ले लूँ, हेप्टेन के साथ कैसी इंटरैक्शन होती है? सेम होती है। तो अगर मैं हेक्सेन की हेप्टेन के साथ देखूँ, हेक्सेन की हेप्टेन के साथ देखूं, तो यहां पर भी हमें कैसी देखने को मिलेगी बच्चों? वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन देखने को मिलेगी। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर मैं एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का एक सोल्यूशन प्रिपेयर करूं, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का एक सोल्यूशन प्रिपेयर करूं, तो चांसेस ये है, बेटर चांसेस ये हैं कि वो किस टाइप का सोल्यूशन बनाएगा बच्चों? आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है। वेयरएज अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लूँ CHCl3 एंड एसीटोन। एसीटोन क्या होता है बच्चों? हमारा CHCOCH3। आप ऑर्गेनिक में देखोगे ये सारी चीज़ें, CHCOCH3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो CHCl3 के बीच में किस टाइप के इंटरैक्शन है बच्चों? थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डाइपोल्स बन जाते हैं। अगर डाइपोल समझने में दिक्कत है बच्चों, एक बार चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th में डाइपोल वाला पार्ट देख लो। डाइपोल कैसे बनते हैं? डाइपोल बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो डाइपोल इंटरैक्शन क्या होती है बच्चों? एक जगह जहां डाइपोल बना एक मॉलिक्यूल में और दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल बना, तो उसके बीच में जो इंटरैक्शन होती है उसको बोलते हैं डाइपोल इंटरैक्शन। तो यहाँ पे भी डाइपोल देखने को मिल सकती है, यहाँ पर भी डाइपोल देखने को मिल सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है बच्चों, लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन हमें ऑब्जर्व हुई। देखिए बच्चों कैसी इंटरैक्शन हमें ऑब्जर्व हुई। यहाँ पे CHCl3 है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड O CH3। आप देखोगे बच्चों इन दोनों के बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हुई। कैसी ऑब्जर्व हुई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि AB की इंटरैक्शन जो है वो AA की इंटरैक्शन और BB की इंटरैक्शन से ज्यादा स्ट्रांग है कि नहीं बच्चों? क्या है बच्चों? यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग इंटरैक्शन है। और अगर ज्यादा स्ट्रांग इंटरैक्शन है तो मैं कह सकता हूं कि इस टाइप का सोल्यूशन कभी भी आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाएगा। कैसा सोल्यूशन बनाएगा? ये नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। तो आपको अगर एग्जाम्पल्स, आपको 1 नंबर के सवाल के अंदर ऐसा कोई भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है बच्चों? इंटरैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। इंटरैक्शंस अगर आपने सही तरीके से आइडेंटिफाई कर ली और उसके बाद आप बहुत इजीली बता पाओगे कि वो कौन सा है, आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा, और अगर नॉन आइडियल होगा तो कौन सा होगा। नॉन आइडियल में भी कैटेगरीज होती है जो हम आगे देखेंगे, किस टाइप का नॉन आइडियल सोल्यूशन वो हो सकता है। बस आपको इंटरैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर इतना काम भी नहीं करना चाहते बच्चों तो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जो आइडियल और नॉन आइडियल के ये वाले जो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आपका 1-1 नंबर का अगर कोई भी सवाल इसमें से आता है तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। बाकी मोस्टली चीजें तो मैं आपको यहाँ पे करा ही दूंगा, आप पूरे के पूरा मेरे नोट्स के ऊपर रिलाय कर सकते हो जो मैं आपको दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीज़ें आपको सीबीएसई एग्जाम में नोट्स में से देखने को मिल सकती हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन में हमने देखा कि हमारी जो इंटरैक्शन है वो सेम नहीं होती, कुछ अलग होती है। ठीक है, AB की इंटरैक्शंस कुछ अलग होती हैं। तो ये जो नॉन आइडियल की कैटेगरी है ना बच्चों, ये 2 भागों के अंदर डिवाइडेड है। नॉन आइडियल भी हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा होता है बच्चों हमारा नेगेटिव डेविएशन। चलिए बच्चों अब देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन क्या है। राउल्ट लॉ से जो हमें प्रेशर, वेपर प्रेशर हमें निकल के आया लिक्विड सोल्यूशन का,
लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन का, अगर वो वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से जो निकल के आया है और जो एक्सपेरिमेंटली हमने चेक किया है, ये आपके पास सोल्यूशन है बच्चों। एक बार बना देता हूँ ताकि इमेजिन करने में आसानी हो। ये आपके पास लिक्विड ए और लिक्विड बी का सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर हमारा आना चाहिए राउल्ट लॉ के हिसाब से, उससे ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो जाता है, मान लो अगर राउल्ट लॉ ने 20 ATM का प्रिडिक्ट किया वेपर प्रेशर और अगर हमारा ऑब्जर्व हो गया 40 ATM का, यानी कि ज़्यादा ऑब्जर्व हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो कौन से डेविएशन में आएंगे बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन में आएंगे। वेपर प्रेशर इज हाइयर देन प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जो वेपर प्रेशर है हमारा एक्सपेरिमेंटल, वो क्या है बच्चों? ज्यादा है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ थियोरेटिकल से। अब यहां पे देखते हैं, अब हमारा अगर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के हिसाब से 20 ATM है और एक्सपेरिमेंटली जो हमने निकाला वो 10 ATM आया, यानी कि कम आया, तो ऐसी स्थिति में कौन सी डेविएशन होगी बच्चों? नेगेटिव डेविएशन होगी, यानी कि वेपर प्रेशर इज लोअर देन प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। यानी कि वेपर प्रेशर जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल वो कम है देन वेपर प्रेशर ऑफ थियोरेटिकल। थियोरेटिकल कौन सा है बच्चों? जो हमने राउल्ट लॉ से निकाला। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब इसी को एक्सप्लेन करते हुए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। देखिए, अगर यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल बच्चों यहाँ पे ए के होंगे, कुछ पार्टिकल हमारे क्या होंगे? बी के होंगे। कोई पार्टिकल ए का होगा और अगर कोई पार्टिकल क्या होगा बच्चों? यहाँ पे बी का होगा। अगर ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन है, कैसे इंटरैक्शन है बच्चों? बहुत ही स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन है, प्यार मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा, एकदम ये ए है ये बी है, आ गए एकदम से पास आ गए, चिपक गए, क्या होगी बच्चों? स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन हो गई। अगर इस टाइप की इंटरैक्शन आपको देखने को मिलती है, तो अगर ए अपना सर फोड़ने के लिए जा रहा होगा दीवार पे, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ए अपना सर दीवार में फोड़ने के लिए जा रहा होगा तो बी दूर से बोलेगा रुक जा, ऐसे कैसे सर फोड़ने के लिए जा रहा है? बी प्यार मोहब्बत में उसे क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। और अगर प्यार मोहब्बत में उसे अपनी तरफ खींच लेगा तो जितनी तेजी से इसे अपना सर दीवार में फोड़ना चाहिए था, उतनी तेजी से ये अपना सर दीवार में नहीं फोड़ पाएगा। यानी कि जितना प्रेशर इसे वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर जनरेट करना चाहिए था, उतना प्रेशर ये वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर जनरेट नहीं करेगा, उससे कम करेगा। क्या करेगा बच्चों? उससे कम करेगा। तो यानी कि जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो क्या आएगा? लोअर आएगा देन एक्सपेक्टेड। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि इस स्थिति के अंदर, नेगेटिव डेविएशन के अंदर, जो ए बी की इंटरैक्शन होती है वो क्या होती है बच्चों? ए और बी की इंटरैक्शन से स्ट्रॉन्गर होती है। ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस आर stronger than AA and BB attractive forces। यानी कि इनकी तो जो अट्रैक्शन लग रही थी वो तो लगी रही थी, अब उससे ज़बरदस्त अट्रैक्शन ए बी की हो गई है। यानी कि ए और बी आपस में बहुत प्यार करने लग गए हैं, तो अगर एक सर फोड़ने जाएगा तो दूसरा किसी ना किसी तरीके से उसे रोक ही लेगा और जो प्रेशर जनरेट होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर दूसरी कंडीशन बोलूँ मैं कि जो ए है और बी है, इन दोनों के बीच में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल ही वीक इंटरैक्शंस हैं, मतलब इनके एक दूसरे के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कहते हैं, मतलब बी बोलता है ए को, तू कुएं में जा रहा है तो कुएं में जा, बिल्कुल जा, मैं धक्का दूंगा, मेरे से धक्का ले ले, मैं बिल्कुल गिरा दूंगा तुझे, जिंदा छोड़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर ए सर फोड़ने के लिए जा रहा होगा तो बी बोलेगा मैं तेरे को ज़्यादा अच्छे से धक्का देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से सर फूटेगा, मरेगा, मेरी सरदर्दी कम होगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं जो इंटरैक्टिव फोर्सेज हैं वो वीक है। यानी कि अगर वीक इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं तो वीक इंटरैक्शंस की वजह से जो ए ने एक्चुअल में प्रेशर जनरेट करना था वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर, उससे ज़्यादा प्रेशर वो जनरेट करेगा क्योंकि उसको धक्का मिल रहा है बी से।
यानी कि अगर वो मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगाता वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर, बी क्या करेगा, बी धक्का देके 10 न्यूटन का लगवा देगा। तो अच्छे से सर फोड़, तेरा सर फटना चाहिए, टाँके से भी काम ना हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, पॉजिटिव डेविएशन की। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो ए बी की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीकर हैं। ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस are weaker than AA and BB attractive forces। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई और इंटरलिंकिंग भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। सारे लिंक समझ में आएंगे जो आइडियल वाले पार्ट के अंदर, अगर आपको नहीं समझ में आइडियल नॉन आइडियल के डिफरेंस में, वो आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखिए कि लिक्विड ए और लिक्विड बी, इन दोनों के बीच में अभी मैंने क्या कहा, प्यार मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं एकदम आंखें चिपक जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर इतनी ज़बरदस्त प्यार मोहब्बत है, अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ही ज़्यादा हैं, तो अगर मैं 10 ml ए डालता हूँ, 10 ml बी डालता हूँ, तो उन दोनों का एक्सपेक्टेड वॉल्यूम कितना होना चाहिए था बच्चों, 20 ml। कितना होना चाहिए था, 20 ml होना चाहिए था। अगर 20 ml ना हो के वो 19 ml हो जाए, ध्यान से सुनिए, अगर 20 ml ना हो के वो 19 ml हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास आ गए, उन्होंने कम वॉल्यूम एक्वायर किया। 20 ml देना चाहिए था, कितना दे रहे हैं, 19 ml, कम वॉल्यूम एक्वायर किया। पास पास कब आएंगे, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों, पास पास आ जाएंगे और वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो वॉल्यूम डिक्रीजेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो डेल्टा वी है मिक्सचर का वो लेसर देन 0 है, यानी कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज हुआ है। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। और अगर ए और बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, बी कहता है ए को तू कल का मरे, आज मर जाए, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और धक्का मैं ही दूंगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ये दोनों पास पास रह ही नहीं पाएंगे, इनको ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के बीच में, मतलब वो एक सीट छोड़ के बैठेंगे। जैसे कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से आजकल लोग एक दूसरे को के साथ करते हैं, वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अगर एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर दूर बैठेंगे, एक दूसरे से धक्का दे दे के बैठेंगे, तो इनको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो यानी कि 20 ml जहाँ एक्सपेक्टेड था, वहाँ हमारे पास कितना निकल के आएगा, 21 ml या 22 ml। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। ओहो हो, क्या बात बोल दी, वॉल्यूम इन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये कहानी तो किसी ने बताई नहीं थी बच्चों, अब ध्यान दीजिए, समझिए, तो आपको सारी कहानियाँ समझ में आ जाएंगी। बस फॉलो करते जाइए। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए आगे चलते हैं, ये तो प्रमोशन हो गया, अब मुद्दे की बात करते हैं। चलिए, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं एंथैल्पी के बारे में। देखिए बच्चों, यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ कहता है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है, आप कहीं पे भी लगा दो, मैं बता रहा हूँ, कहीं पे भी लगा दो, आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, ये फिजिक्स वगैरह कहीं पे भी लगती है। स्टेबिलिटी इंसान की सबसे ज़्यादा कब होती है, जब उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे लो होती है। जब हाईली एनर्जेटिक होती हो ना बच्चों आप, तो दुनिया भर का काम कर लेते हो, घर वालों के लिए सारे काम कर देते हो, सारी चीज़ें ले आते हो मार्केट से, पढ़ाई भी कर लेते हो, सब कर लेते हो। माइंड में टेंशन रहती है, माइंड में टेंशन रहती है, यानी कि आप स्टेबल नहीं हो, ठीक है। अब अगर आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाए तो आप क्या करोगे, बेड के ऊपर लेट जाओगे, मज़ा आ रहा है, सो जाओगे, ठीक है। तो यानी कि आप क्या हो, स्टेबल हो, सारी टेंशन से मुक्त हो। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी। एनर्जी जितनी लो होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। दैट इज़ यूनिवर्सल चीज़, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम लगा के देखें, ये आपको केमिस्ट्री में भी हर जगह लगेगा, फिजिक्स में भी हर जगह लगेगा, आपको हर जगह यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अब अगर यहाँ पर आप लगाओगे, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे, क्या होंगे बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होंगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर पास पास आएंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती है तो हमेशा क्या होती है बच्चों, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
ओहो हो, यानी कि जैसे कि आप प्लस को और माइनस को जब पास लेके आते हो तो न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? Na प्लस और Cl माइनस को जब आप पास लेके आते हो तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने से क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी घट जाती है, रिलीज कर जाती है। Na प्लस और Cl माइनस हाईली एनर्जेटिक थे, पास आए, चिपक गए, स्टेबिलिटी गेन करी, एनर्जी रिलीज करी। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी, स्ट्रॉन्गर होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अरे क्या बोल दिया सर, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या हो गया? जो डेल्टा एच मिक्स है वो लेसर देन 0 होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ओहो, एनर्जी रिलीज होगी, बिल्कुल सही। नेगेटिव डेविएशन, ध्यान रखना इस चीज़ को। पॉजिटिव के लिए क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस कमज़ोर हैं, स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। डेल्टा एच मिक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, एनर्जी गेन हो गई। वाह 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 वाह। इसी के साथ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स में लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा बच्चों। एग्जाम्पल क्या हैं इसके? इथेनॉल एंड एसीटोन। अब आप देख सकते हो इथेनॉल की इथेनॉल के साथ इंटरैक्शन, और एसीटोन की एसीटोन के साथ इंटरैक्शन, और फिर इथेनॉल की एसीटोन के साथ इंटरैक्शन। आप पाओगे कि ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट था, एसीटोन ने बीच में आके इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर दी, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन हो गई, वीकर इंटरैक्शन है इन दोनों के बीच में। ये तो स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन थी इथेनॉल की इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इथेनॉल की एसीटोन के साथ तो कोई इंटरैक्शन है ही नहीं, डाइपोल डाइपोल हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन सी डेविएशन देखने को मिल रही है यहाँ पे? पॉजिटिव डेविएशन। वीकर क्या होगी यहाँ पे? वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेज ए बी की। ए बी की कंपेयर करनी है ए के साथ और बी के साथ, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। एक और एग्जांपल, कार्बन डाइसल्फाइड का एसीटोन के साथ अगर आप सोल्यूशन बनाओगे तो वो भी पॉजिटिव डेविएशन देगा। यहाँ पर एग्जांपल जो मैंने आपको पिछली वाले पार्ट में, नॉन आइडियल वाले पार्ट में पहले ही बता दिया था, जैसे CHCl3 का एसीटोन के साथ, जब आप CHCl3 और एसीटोन को डालते हो तो कौन सी बॉन्डिंग आती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अभी कवर किया है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पोस्ट कर सकते हो, और अगर सब समझ में आ गया तो लाइक बटन को हिट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बच्चों सायोनारा, गुड बाय।